Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2, Agarwal High School, Belaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance program, which is run by Education Department, Gaya. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये +2 एस्पिरेंट के लिए क्रैश कोर्स दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत मैं आप लोग के बीच कैलकुलस सेक्शन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन लेकर आ रहा हूं और इस खंड से सबसे लास्ट अध्याय में आज आप लोग के बीच लेकर आया है, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल तथा इसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से आप लोग को आज मैं परिचय कराऊंगा। बच्चों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इससे अवश्य ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके लिए मैक्सिमम मिनिमा आपने पढ़ा इससे प्रीवियस क्लासेस में, फिर रेट मेजर पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में। इसके अलावा मैंने आप लोग को अप्रोक्सीमेट नंबर भी दिया और ये 5 खंड में इसको रखा गया है, जिसमें 2 खंड मैं आज आप लोग के बीच लेकर आया हूं। इसमें आज मैं सबसे पहले आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट की जब बात आती है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में करना क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उससे मैं आप लोग को आज एकदम क्रिस्टली क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें करना क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें है कुछ नहीं। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि जब कोई भी फंक्शन, आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी फंक्शन को, जैसे y = f(x) है, यानी y एक्सिस और x एक्सिस पर ले जाते हैं, तो y एक्सिस और x एक्सिस पर जब किसी भी फंक्शन को हम ड्राइव करते हैं तो यहाँ y को विथ रिस्पेक्ट टू x में करते हैं, तो यहाँ सीधा से हमारा कैलकुलस अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब x बढ़ेगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस इसी तरह से ये चलते चला जाएगा। तो हमें एक पता चलेगा, ग्राफ से समझ सकते हैं इसको, कि जब x की वैल्यू बढ़ाएं तो इसकी y की वैल्यू जब बढ़ेगी तो समझिए एक इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को, ये फंक्शन f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन D। करा कि जब x1 और x1 जो है x2 से छोटा होगी, यानी x2 ग्रेटर हो जाएगा, तब उसकी जो फंक्शन होगी वो भी ग्रेटर होगा। यहां हम लोग जैसे देख रहे हैं कि f(x1) इज लेस देन f(x2) है। तो यहाँ f(x) का मतलब एक फंक्शन को जब x की जगह पर x1 रख रहे हैं, x2 रख रहे हैं, जैसे जैसे इसकी फंक्शन रख रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस इससे बढ़ती चली जा रही है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम होते चला जा रहा है, लेकिन वो इंक्रीजिंग फॉर्म में कहलाता है। तो डेट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एंड रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों सेंस में हो सकता है। यहाँ पर ये 2 फंक्शन का देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर f(x2) और f(x3) दोनों का जो आपका डायग्राम है सेम आ रहा है, तो एज ए कांस्टेंट जा रहा है, तो भी ये हमारा इंक्रीजिंग वे में कहला जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीजिंग का सीधा अर्थ हो गया कि जब कोई फंक्शन को, जब एक पार्ट को अगर बढ़ाएंगे तो स्वतः वह दूसरे पार्ट बढ़ते चला जाएगा, वो एक इंस्टेंटेनियस रूप में चला जाएगा। तो समझ जाइए कि हमारा यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जा रहा है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में एक चीज यहाँ पर हम लोग को समझने की जरूरत है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है। यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एक आता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग देखते हैं फंक्शन f(x) इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डोमेन। यहाँ जैसा कि देखें कि x बढ़ा तो y बढ़ेगा, y बढ़ा तो कुछ और बढ़ते चलेगा। सो इफ ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन f(x) इंक्रीज एज ए x इंक्रीज। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें डायग्राम्स एकदम क्रिस्टली क्लियर होगा। देखिए ये एक डायग्राम जो कर्व लाइन का डायग्राम है, हमने y और x एक्सिस पे इसको ड्रा कर रखे हैं। जब इसको हम लोग एक कर्व लाइन का है, यहां पर देख रहे हैं कि f(x) बढ़ा, फिर इंस्टेंटेनियस, ऐसा नहीं कि कुछ कांस्टेंट वे में चला गया। इसमें लगातार अगर एक पार्ट को बढ़ाएं तो फिर बढ़ते ही बढ़ते चला जाए, तो इस तरह का जो हमारा ग्राफिक फिगर आएगा वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह अभी बढ़ गया फिर रुकेगी फिर बढ़ेगी, ऐसा नहीं, ये लगातार इंस्टेंटेनियस फॉर्म में चला जाएगा, तो हमारा यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहला जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x1 पर हमारा क्या रहा है, x2 पर इसकी क्या रहा है, x1 वैल्यू रखा है और y1 इसकी 0 शो कर रहा है, x2 है, फिर यहाँ 0 शो कर रहा है। तो इस तरह के एक हम फंक्शन देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ते चले जाएगी। सिंपल समझ जाइए कि सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन में वो कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीजिंग फॉर्म में भी जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली में ओनली ये इंक्रीज करता चला जाएगा, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़ता चला जाए एकदम उसी वे में। तो समझिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ऐसे जब इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। अब आइए डिक्रीजिंग फंक्शन में, सिंपल है, जैसा हम लोग अभी देखा इंक्रीजिंग में कि एक पार्ट को जब बढ़ा रहे थे दूसरा भी अगर बढ़ रहा था, दूसरा इंक्रीज कर रहा था तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जाएगा। अब यहाँ पर इन्वर्सली चलेंगे हम लोग। इन्वर्सली का मतलब कि एक पार्ट को अगर बढ़ाया दूसरा पार्ट अगर घट जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, एकदम सिंपल है। इसका आप एंटोनिम समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग का एंटोनिम डिक्रीजिंग हो गया, तो इसका प्रोसेस भी रिवर्स हो जाएगा। सिंपली ए को हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ाया x1 की वैल्यू, फिर यहाँ x2 के लिए कुछ डाउन हो गया, फिर x3 और डाउन या एज ए कांस्टेंट रेट में भी डाउन करेगा, तब हम लोग ऐसे सेंस को डिक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखा कि वो एक को बढ़ाया दूसरा घटे और वो लगातार एज ए रिमेन कांस्टेंट रूप में भी घटते चला जाए, तब भी हमारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। फिर आइए एक और फंक्शन है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसा अभी हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में देखा कि जब किसी चीज को बढ़ाएं तो लगातार बढ़ते चला जाए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। तो इसी तरह से अगर किसी चीज को हम लोग घटा रहे हैं तो लगातार यहाँ देखिए डाउनवर्ड चला जाएगा। इसकी ग्राफ जो है, कर्व लाइन की जो ग्राफ है डाउनवर्ड जाएगी, तो समझिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से है। अब ये सारी चीजें को हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे है, तो हम लोग इसको बोर्ड पर देखिए और अच्छे से मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसे हमें समझना कैसे है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कर्व लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता होगा कि जब हम लोग कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि एक ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इस फंक्शन को सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन एज ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगा। तो जब हम लोग कोई एक फंक्शन को अगर मान लीजिए कि इसे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बढ़ाते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस वे में अगर बढ़ते चला जा रहा है, तो समझिए कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये डाउनवर्ड चला जाएगा तो स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। एक आपको याद होगा शायद कि कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे आप sin x का डायग्राम देख सकते हैं। sin x का जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो आपको शायद याद होगा कि sin x का डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 है, फिर वो π/2 है, ठीक है, फिर पाई है और 3 π/2 है, इस तरह से 2π है। तो ये हमारा एक जैसे जैसे एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय आएगा कि 0 से π/2 तक है, तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा, फिर डिक्रीजिंग जाएगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह का एक ग्राफ हमारा कर्व बनेगा। तो यहाँ कभी आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये स्ट्रिक्टली और ये नॉन स्ट्रिक्टली दोनों रूप में हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि सर आप तो sin x का जानते हैं, इसे डायग्राम बना दिए और सारी चीज को समझ भी लिए, लेकिन हर क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम में कैसे उसको पहले डायग्राम में करेंगे तब तो हम समझ पाएंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग नहीं। आप इसके लिए कुछ नहीं करना है। अब जो है मुद्दे की बात है कि अब हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन को समझेंगे कि हमारा जो एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, इसमें हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करनी है कि कोई भी फंक्शन जो दिया रहेगा, चाहे वो इंक्रीजिंग में जाए या अदर बाय डिक्रीजिंग में जाए, तो सबसे पहले उसको हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेशन उसको करके और फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे तो उसकी जो कोई वैल्यू आएगी और जो एक एज ए रेट एज ए रियल नंबर पर अगर वैल्यू रहेगा तो वैल्यू को पुटअप करेंगे तो पता चलेगा कि वो हमारा माइनस में जा रहा है, अदरवाइज प्लस में जा रहा है। माइनस की तरफ जा रहा है तो समझिए डिक्रीजिंग में हो जाएगा, प्लस की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग। सिंपल, कोई फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं होगा। तो ये चूंकि क्रैश कोर्स है, मैं इसमें अभी तो ज्यादा कन्वेंशनल टाइप में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम अब समय रह गए हैं, उसका मैं ख्याल रखते हुए सीधा मैं आप लोग के प्रॉब्लम पे ले जाता हूं कि हम लोग को ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कौन सी क्वेश्चन जो है जो हमारा सीधा मार्क्स पे
इनहेंस करेगा। तो इसके लिए देखिए सबसे आप पहला क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx, एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस e का पावर 2x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन R इन रियल वैल्यू। ये क्वेश्चन है एकदम सिंपल, ज्यादा हमें इसमें परेशानी नहीं उठाना है, सीधा ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये हमें समझने की जरूरत है। तो कुछ नहीं करना है कि जो हमारा फंक्शन ऑफ x है सबसे पहले उसे मैंने फर्स्ट डेरिवेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस e के पावर 2x प्लस 17। ओके, देन आफ्टर इसको फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे तो f डैश x, या इसको आप dy बाई dx भी कर सकते हैं, dy बाई dx कर सकते हैं, यानी y की वैल्यू इतना हो सकती है। तो dy बाई dx इसको करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस e के पावर e का आपका डिफरेंशिएशन देखा होगा तो ये x ही होता है, तो e के पावर 2x है, 2x और चेन रूल से फिर 2, जैसा कि आपने डेरिवेशन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा है। कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेशन 0 होती है, अरेंज कर लीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस 2 e के पावर 2x। ये हमारा f डैश x यानी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन हो गया। तब अब हमें चेक करने की जरूरत है कि जो वैल्यू ये हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमें इस वैल्यू पे चलेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग चेकआउट करेंगे कि ये हमारा 0 से लेस देन है या 0 से मोर देन है। तो जाहिर सी बात है कि 3x स्क्वायर जो अगर पॉजिटिव साइन में है तो 0 से ग्रेटर है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 10 3x स्क्वायर इज ए ग्रेटर देन एंड इक्वल में भी 0 हो सकता है। और भी एक दूसरा जो पार्ट है 2 के पावर e 2x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 हो सकता है। तो यहां हमने देखा कि ऑलवेज ये जो 3x स्क्वायर या e के पावर 2x जो है 0 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो कोई भी फंक्शन के लिए यहां हमारा पर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग की तरफ चला जाएगा। और जैसे जैसे x की मान बढ़ेगी वैसे वैसे वो इंक्रीज करेगा, तो ऐसे सेंस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। सो f डैश x, सिंपल f डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्या हम लोग यहां पर ये शर्त को ध्यान रखना है कि f डैश x का मान जो है ऑलवेज अगर ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर किसके लिए है, ऑल। अब यहां पर एक बता देंगे कि यहां पर हम लोग जो क्वेश्चन में दे रहा है कि फॉर ऑल रियल फंक्शन, तो यहां पर कोई भी फंक्शन x पर रख देंगे तो वो ग्रेटर ही होगा। तो ऐसे सेंस में फॉर ऑल रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, x इज ए मेंबर ऑफ रियल पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं। देन hence fx is strictly increasing। तो इस तरह से हम लोग देखा कि बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां पे हमने कोई फिगर उगर का जिक्र नहीं, फिगर सिर्फ इसलिए हमने आपको समझा रहे थे ताकि आप इसको समझे कि ये हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आखिर होगा क्या, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे आपका पार्ट्स आएंगे जिसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए अनदर एग्जांपल की तरफ हम लोग जाते हैं जहां पर हम लोग सब कुछ को पता करने की कोशिश करेंगे कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहां पर एक दो चीज समझ लीजिए कि दो पार्ट में इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इंक्रीजिंग पूछेगा या डिक्रीजिंग पूछेगा, या तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछेगा। दो पार्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऐसे सेंस में ही क्वेश्चन प्राय इसमें आते हैं, घबराना नहीं है ज्यादा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देख लीजिए, मैं करने जा रहा हूं, आप समझ सकते हैं इसको। फाइंड द interval in which f of x 2x square minus 3x plus 7, ठीक है, इज। यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन अब कैसे
थोड़ा सा कर रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे आएगा, या बी में इसको क्वेश्चन और है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्वेश्चंस में कैसे आएगा। तो ये दोनों पे हम लोग इसको सर्च कर सकते हैं या इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, चेकआउट करेंगे सॉल्यूशन। यहां पे देखना है कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन फंक्शन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। उसके बाद फौरन इसको आप डेरिवेशन कर दीजिए, यानी एफ डैश एक्स कर सकते हैं या डीवाई बाई डी एक्स भी कर सकते हैं, यानी वाई इक्वल टू जब ऐसा मानिएगा तो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एफ डैश के सेंस में रख रहे हैं, सब तो पहले से प्रीवियस क्लासेस में आपको डेरिवेशन में इतनी अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि आप इसको बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। और नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज जाके वहां से भी आप, मेरे बहुत सारे ब्लॉग पे है, उस पर आप एक एक वीडियो को छानिए और देखिए, एक एक पार्ट को आपको कंसेप्ट में आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, अब सिंपली इसको करेंगे तो 2 इंटू 2x और माइनस 3 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। तो इस तरह का हमारा डेरिवेशन हो गया। अब हम एक जो क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्वेश्चन में हमने बताया कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर डिक्रीजिंग क्वेश्चन में होगा तो लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर सिंस एफ डैश एक्स, ध्यान देना है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो हमारी वैल्यू कैसे मेंटेन होता है, तो यहां देख लीजिए एफ डैश एक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, जो अभी हम लोग को आ गया 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब जब इसको दिस इंप्लाई करिएगा तो x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3/4 आ जाएगा। सिंपली फिर आप चल सकते हैं कि एफ डैश एक्स हम लोग अगर लेस देन इसको 0 मान कर चलिए, तो लेस देन 0 के सेंस में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू हम लोग का है 4x माइनस 3 इज लेस देन 0, देन आफ्टर x इज लेस देन 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हम लोग लेकर चलेंगे, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 में यहां पर देख रहे हैं कि 3/4 आएगा, तो हम लोग अभी जैसे कि रूल पढ़ लिया कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा। देयरफॉर सिंस एफ डैश एक्स, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब किसके लिए, इन, यहां पर ध्यान देना है कि अगर हम लोग x की वैल्यू 3/4 रखेंगे तो y को यहां इंफिनिटी की तरफ लेके चले जाएंगे, तो 3/4 टू इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट मोड में चला जाएगा। अब इसी तरह से फिर इसके लिए हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इन। अब यहां पर देख रहे हैं कि पहले हम लोग चूंकि माइनस में तरफ जाएगा तो हम लोग यहां माइनस इंफिनिटी से चलेंगे 3/4 तक। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, यही सिर्फ आंसर है हमारा, जो कि बहुत ही आसानी से इसको हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा कैसे कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या कोई भी कैसे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बहुत आसान है, इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इवन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं, इवन आपका लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन उसी लेवल का दे सकते हैं। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, आप पहले ऐसे क्वेश्चन को आप देखिएगा, सोल्व कीजिएगा। जब आप इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा तो शायद आपको ये बहुत ही क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा। तो अब आइए एक ऐसी क्वेश्चन की तरफ हम आप लोग को ले जा रहे हैं जो शायद चारों पोर्शन को हम लोग पता करना है, इंक्रीजिंग भी, डिक्रीजिंग भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी। ये 4 पार्ट है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड होता है। तो चलिए हम लोग वैसे क्वेश्चन की तरफ आप लोग को बताएंगे कि आप कैसे ऐसे क्वेश्चन को, कोई भी टाइप का रहेगा तो आप फौरन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द, है ना, थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच इंटरवल का मतलब वही है इनफाइनाइट और मतलब फाइनाइट कैसे जो ले आते हैं, तो उसको हम लोग एक पार्ट को अगर रखेंगे तो दूसरा इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसी को हम लोग इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अभी हमने
जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो वही इंटरवल का मतलब वही होता है, तो आपको घबराना है इसमें नहीं है। इन विच एफ एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर इज, अब यहां पर 4 क्वेश्चन इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं। पहला है इंक्रीजिंग करना है, ठीक है। बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दीजिए, ठीक है। फिर आपके सी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग कर दीजिए आप, और डी में आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कर दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन 4 पार्ट्स है। कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी गिवन फंक्शन को हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, और उसे क्या करना है, फौरन आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये 0 का तो 10 का तो 0 हो जाएगा, इसलिए इतना ही है। माइनस 6x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और माइनस 2 और x स्क्वायर का 2x होता है। तो देखिए माइनस 6 माइनस 4x हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट आ गया। अब हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की तरफ चलेंगे। तो आपने देखा होगा कि सिंस एफ डैश एक्स, ध्यान देना है, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तब ऐसे सेंस में जो हमारा फंक्शन आ रहा है एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस 6 माइनस 4x इज ग्रेटर एंड देन इक्वल हो जाएगा। फिर इसकी जब वैल्यू हम लोग x की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6/3, है ना, माइनस आप 3/4 कर सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं 2 हो जाएगा, 6/4 कर देंगे तो कैंसिल होकर माइनस 3/2 कर सकते हैं। तो एक पार्ट जो आया ये ग्रेटर एंड x की जो वैल्यू आएगी ग्रेटर भी आएगी और लेस देन या इक्वल भी आ सकती है, तो माइनस 3/2 तक ये आ सकता है। फिर दूसरा पोर्शन हम निकाल सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 0, ठीक है। तो इस पर भी अगर सेट करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 4x इज लेस देन एंड इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू सेम एकदम माइनस 3/2 हो जाएगा। यहां भी लेस देन एंड इक्वल के सेंस में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ठीक। फिर आप अगर मान लीजिए कि एक कोई फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट एकदम, है ना, एग्जैक्ट एकदम उसके 0 के सेंस में या 0 के इक्वल हो जा रहा है, तब हम लोग ऐसे सेंस में अब आइए तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कौन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे कि अभी अपने क्वेश्चन में किया, 10 यहां पर लिखिए कि एफ एक्स इंक्रीजिंग, है ना, इंटरवल फॉर्म में देना है। तो इंटरवल में एक्स में ये माइनस की तरफ पहले जाएगी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/2। क्यों, अब कह सकते हैं कि सर इसको माइनस क्यों ले रहे हैं, तो चूंकि ऑलरेडी हमारा जो ये लेस देन इक्वल आ रहा है वो माइनस के सेंस में आ रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/2 तक जाएगा, तो इसलिए हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद वो हो सकता है डाउनवर्ड में चला जाएगा, तो ये फिगर डिक्रीजिंग में तरफ चला जाएगा। तो अब इसी तरह से हेंस एफ एक्स इज, अब देखिए लगातार ये चूंकि बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे रेस्ट कांस्टेंट में जा रहा है, तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन से ये समझ रहे हैं कि इंक्रीजिंग भी हो सकता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी यही हो सकता है। तो एफ एक्स इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2 दोनों हो जाएगा इसमें, क्योंकि सेम फंक्शन पे हम लोग का जा रहा है। अब यहां पर डिक्रीजिंग के सेंस में देखेंगे एफ डैश एक्स या एफ एक्स डिक्रीजिंग, अब जब ये जा रहा है तो माइनस 3/2 से ये प्लस की तरफ जाएगा, जैसे इसे प्लस की तरफ जाएगा ना तो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो वैसे सेंस में यहाँ पर माइनस 3/2 से शुरू करेंगे, जब अप में चलेंगे तो ये डिक्रीज करता चला जाएगा वैल्यू, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन में चला जाएगा। सिंपली एफ डैश एक्स भी वहां उसी तरह से एफ एक्स भी इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
ये क्या हो जाएगा, वही वैल्यू, सेम वैल्यू लिखा जाएगा -3/2 टू इंफिनिटी। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। अब यहां पर हमने दिया कि इंक्रीजिंग भी कैसे निकालेंगे, डिक्रीजिंग भी कैसे निकालेंगे। अब अगर इसमें मान लीजिए कि एक बढ़ रहा था फिर घटे फिर बढ़े, तो यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का वैल्यू अलग हो जाता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वे में देख रहे हैं कि एक घट बढ़ रहा तो बढ़ रहा तो स्ट्रिक्टली में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेम आंसर दोनों का आ जाएगा, इंक्रीजिंग का भी वही, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी, डिक्रीजिंग का भी वही और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी वही वैल्यू वेरी कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब है एक ऐसे हैं कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सेंस में है ही। एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें करते हैं, एग्जामिन वेदर द फंक्शन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये शो करना है या इवन ऑब्जेक्टिव में भी कुछ पूछ जाता है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो ये दोनों में आपको दे सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी और कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव भी इस टाइप का बना देता है। तो एग्जामिन वेदर द फंक्शन ऑफ एक्स या एफ एक्स कर दीजिए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 3, ठीक है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये हमें एग्जामिन करना है, पता करना है। किस पर? एट द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा एट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या वेरी कर रहेगा। तो हो सकता है पहला क्वेश्चन में दे देगा कि इस पर आप चेक करके दिखाइए कि x इक्वल टू 1 पे चेक करके दिखाइए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग में जा रहा है या अदरवाइज डिक्रीजिंग में। तो ये एक ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे दे देगा और आपका ऑप्शन बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे 4 आते हैं तो 4 में आपको बनाया जा सकता है। फिर अगर सेकंड में चेक करने के लिए और भी दे सकता है कि x इक्वल टू 3 पे चेक करके बताइए कि इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जाएगा अदरवाइज डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। तो आइए सिंपली, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, रफली भी आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम लोग लिख देते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी एफ डैश एक्स निकाल लीजिए तो 2x हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहां पर जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू पर जो हमारा गिवन वैल्यू है उसको वैल्यू को पुटअप कर देना है। अगर पुटअप करने के बाद वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो डिक्रीजिंग हो गया, मोर देन 0 हो गया तो इंक्रीजिंग हो गया, सिंपल सी बात थी। तब यहां हम लोग क्या करेंगे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एफ डैश 1 पर आप अगर पुटअप करेंगे, चूंकि x की वैल्यू 1 है तो उस पर अगर वैल्यू हम लोग रख देते हैं तो एफ डैश x में हम लोग यहाँ वैल्यू देख रहे हैं 2x - 4 है, तो एफ डैश 1 अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग रख रहे हैं 2 × 1 - 4, यानी वैल्यू हमारा -2 आ गया। तो -2 बच्चों अब पता हो गया कि हमारा ये -0 से छोटा है या बड़ा है। तो सिंपली जाहिर सी बात है कि माइनस जो है 0 से छोटी है, तो ऐसे संख्या में हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो अब हम लोग को ऐसे ही पता चल गया कि गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो हेंस सिंपली लिख दीजिएगा, हेंस एफ ऑफ एक्स है ना इज डिक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो आसानी से हम लोग इसको पता कर लिया। तो इस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहेंगे, जो इस पर हम लोग देखा कि प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन देखा, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो आप लोग को हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से ऑब्जेक्टिव आप कलेक्शन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। फिर आइए दूसरे पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि एफ डैश 3 पर चेक करिए। तो एफ डैश 3 का मतलब इसी पर जाके वैल्यू रखेंगे, 2 × 3 - 4 मीन्स 6 - 4 मीन्स 2। अब 2 कैसा है? मोर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हियर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग देखा बहुत आसानी से
कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कि कौन फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा या कौन फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। इससे ज्यादा आपको और भी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के और भी हमारे सॉल्यूशन दे रखे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी तरह के वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज हमको आप कमेंट कर सकते हैं इस पर। अब आइए मैं आप लोग का दूसरा सेक्शन जो है आज टेंजेंट एंड नॉर्मल की तरफ चलते हैं, जो आज ये समझिए एप्लीकेशन डेरिवेशन का सबसे लास्ट और डेरिवेशन पूरे सेक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को ये समझना है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, हमारे सेक्शन में अब आइए कि इसको डेरिवेशन से क्या रिलेशन है। तो सिंपल आप जान लीजिए कि कोई भी फंक्शन को हम लोग 2D फिगर में लाते हैं। 2D फिगर में y एक्सिस और x एक्सिस ये दो होता है सिंपली। अब यहां जब कर्व की बात आती है, टेंजेंट की बात आती है, तो टेंजेंट का मतलब भी होता है स्पर्श रेखा, जैसा आप लोग सब जानते हैं। हिंदी में इसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, जो किसी भी कर्व लाइन पर आकर टच करते हुए जो लाइन या स्ट्रेट लाइन गुजरती है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, तो सपोज दैट कीजिए कि एक हमारा एक कर्व है। ठीक है, इस कर्व पर एक स्ट्रेट लाइन अगर आकर मान लीजिए यहां से गुजरती है तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये हमारा कर्व लाइन है। दूसरी चीज नॉर्मल को हम लोग समझेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, क्योंकि एक पोर्शन का नहीं नाम हम लोग रखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल की जब बात आएगी तो जब किसी भी टेंजेंट पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल मींस ही होता है परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो इस तरह से अब एक गिवन पॉइंट पर जो पॉइंट हमारा दिया रहेगा, मान लो x1 और y1 हो, तो x1 y1 पर जो अब आपका जो कोई लाइन होगा वो हमारा एक एज ए टेंजेंट कहलाएगा। तो इस तरह से टेंजेंट को हम लोग पहले समझ लिए कि कोई भी कर्व लाइन पे जो आपका टच करते हुए जो स्ट्रेट लाइन रेखी जाएगी उसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। और टेंजेंट पर कहीं से भी अगर परपेंडिकुलरली कोई लाइन स्ट्रेट लाइन अगर आकर किसी पॉइंट पर मीट करती है तो समझ जाइए दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि टेंजेंट को हमको क्या करना है और नॉर्मल को हमको कैसे पता करना है। तो आइए सिंपली हम इसमें चलते हैं कि कोई भी पॉइंट पे गिवन पॉइंट x1 y1 पे अगर हम लोग चाहते हैं तो एक निकालेंगे dy by dx। ठीक है, एट गिवन पॉइंट x1 y1 सपोज दैट कीजिए। ठीक है, कोई भी फंक्शन रहे तो उसको dy by dx अगर गिवन पॉइंट पर कर दीजिएगा तो इसका समझिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। इसको क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और फिर उसी तरह से अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एक निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो इसके लिए हमें क्या करना है कि माइनस में कर देना है। कर गिवन कर्व पे अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात होगी तो -1 अपॉन dy by dx ऑफ ए गिवन फंक्शन x1 एंड y1 पे के लिए हम लोग ले आएंगे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं dy by dx कोई भी वैल्यू जो होती है वो उस फंक्शन के लिए हमारा एक पार्ट होता है जो x और y पॉइंट से इंटरसेक्टेड होते चला जाता है। अब आइए कोई भी फंक्शन के लिए अगर मान लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व निकालना है या फिर उसको स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व निकालना है तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से फॉर्मूला पे सेटअप कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब आइए कि अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमारा एज ए टेंजेंट फॉर्म कर रहा है तो उसका स्ट्रेट लाइन का फंक्शन क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, ठीक है, एंड हुज स्लोप इज m मतलब यहां नॉर्मल के समझ सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एकदम इसको आसानी से लिखिए
अगर नहीं समझ में आता है तो जाकर फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको सब दे रखे हैं, आसानी से देख सकते हैं। अगर बोर्ड पे आपको अगर नजर आ रहा है तो ठीक है, डायरेक्टली आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की फॉर्मूला अगर मेंशन करना है तो आप लोग इसके एट ए पॉइंट अल्फा बीटा के सेंस में चलिए हम लोग, ठीक है, टू अ कर्व एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 0 के सेंस में, तो y माइनस यहां बीटा हो जाएगा इक्वल टू, ध्यान देना है, dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट अल्फा बीटा पर था तो अल्फा बीटा पुटअप करते हुए आएगा और फिर आ जाएगा x माइनस अल्फा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है। अब यहां पर बताता है कि अगर कोई फंक्शन हमारा पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो पैरेलल के लिए हमें क्या करनी है, दो इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन को पैरेलल करना है तो पैरेलल के लिए जब स्लोप एक्स एक्सिस पर रहेगा तो स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस पर रहेगा तो स्लोप इंफिनिटी पर चला जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल लाइंस रहेगा, पैरेलल लाइंस रहेगा, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर x एक्सिस के रहेगा तो इस पर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं पैरेलल के लिए, ठीक है। और जब इस पे आएगा तो आप यहां पर बोर्ड से समझ सकते हैं ये कि देख लीजिए, अगर इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0, ठीक है। जब एक्स एक्सिस पे होगा तो समझिए इसकी स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगा। if लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा तो स्लोप इसकी इन्फिनिटी जाएगा। ये एक आएगा स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब इसकी फाइनल क्या करेंगे कि b माइनस ए अपॉन बी जो है उसका स्लोप कहला जाएगा। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 by 1, तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रॉब्लम आएगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इफ स्लोप ऑफ टू लाइन आर m1 m2, पहले से ही हमें दो लाइन का स्लोप पता हो जाएगा m1 m2, और तब उसके बीच का एंगल निकालना होगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी फंक्शन को पता कर सकते हैं कि कैसे हमारा टेंजेंट का निकल सकता है। इफ टू लाइन आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल टू m1 m2। फिर कह रहा है कि अगर दो लाइन का स्लोप है, अगर एक दूसरे के समझिए इक्वल हो जाएगा या पैरेलल हो जाएगा तो समझिए दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, यानी m1 m2 इक्वल हो जाएगा। टू लाइन आर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर हो जाएगा, यानी m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। इफ स्लोप ऑफ लाइन m1 m2 अनदर लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज इन्फिनिटी देन एंगल थीटा विल बी 90 माइनस tan इनवर्स m1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से देखा, पॉइंट ऑफ कर्व का भी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, इस पर आपका फॉर्मूला दे रखे हैं, फॉर्मूला से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस पर प्रॉब्लम कैसे हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों पूछता है, ठीक है, ठीक है। टू अ कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एट x इक्वल टू 10 पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक फंक्शन है, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन से चलेगा, तो जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है इसको सबसे पहले आप डेरिवेशन कर लीजिए। तो इसको डेरिवेशन करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और इसको एज ए डिवीजन रूल से करिएगा तो x माइनस 2 रह जाएगा, यानी v इंटू 1 का इसको डेरिवेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1, और इसको करिएगा तो 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, फिर जब वैल्यू इसको पुटअप करिएगा x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, -2 प्लस 1 यानी -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट अब पता करनी है। ये हमारा dy बाई dx का वैल्यू निकला है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं अभी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 पे, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, सिंपल समझिए dy बाई dx x 10, ठीक है। तो हम लोग जहां x है
वहां इस फॉर्मूला में 10 रख दीजिए, तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, -1 8 - 2 का नहीं 10 - 2 का होल स्क्वायर, -1 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर मीन 64। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट हो जाएगा। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा (1/dy/dx) का अल्फा बीटा या जो भी है, तो इसकी वैल्यू रखा जाएगा -1/64 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा मीन 64। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग कैसे पता करेंगे। एक क्वेश्चन आ रही है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कोई भी फंक्शन को स्लोप ऑफ टेंजेंट में हम लोग वैरी करेंगे। अब आई फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। देख लीजिएगा x इक्वल टू a है cos क्यू थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू है a sin क्यू थीटा। कहां पर? एट थीटा इक्वल टू π/4 पे चेक करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x और y को हम लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए। एकदम फास्ट इसको आप कर सकते हैं कि x इक्वल टू a cos क्यू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा, ये a हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा के करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। वैल्यू आ जाएगी -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इस तरह से ये पार्ट आ गया। फिर दूसरा तरफ से y का भी निकालिए, तो y की वैल्यू डायरेक्ट इसे पुट कर सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, मीन्स 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो इस तरह से दोनों का हम लोग निकाल लिए। फिर dy/dx का निकालिए, dy/d थीटा का वैल्यू था, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये पहले चला जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और ये बाद में आ जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल होगा, साइन से साइन, cos से cos, फाइनली इसका वैल्यू -10 थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से देखा -10 थीटा। अब हमें ये चेक करना है कि -10 थीटा पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है कि नहीं। तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या पढ़ा कि dy/dx एट थीटा इक्वल टू कितना पुटअप करना है x π/4। तो π/4 जो ये हमारा आया है tan थीटा, उस पर वैल्यू रख दीजिएगा, तो -10 π/4 हो जाएगा, थीटा के जगह पर -1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से हम लोग देखा कोई भी फंक्शन को कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता कर सकते हैं। ऐसे इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग को चाहिए तो आप इसमें बना सकते हैं और इससे देख भी सकते हैं। सब सिमिलर क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें हमने आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप यहां से कलेक्शन करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसके आंसर भी दे रखे हैं, वहां से बनाइए और बनाने के बाद आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हैं। सभी का ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं कि नॉर्मल सच दैट एक्स है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डेरिवेशन कर देंगे, इसको डेरिवेशन करेंगे, इसको डेरिवेशन करके थीटा पर करेंगे और जब इसमें देखेंगे कि कांस्टेंट वे में जा रहा है या जो भी है तो इसको आपको एकदम पता चल जाएगा। फिर इसको भी इसी तरह सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको डेरिवेशन करके आइए और आसानी से इसको आप लोग पता कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दे रखे हैं सबका ऑब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव के साथ फिर इसके आंसर दे रखे हैं, यहां से आंसर भी मैच कर सकते हैं। मैच करके आप आसानी से कुछ आपके होम असाइनमेंट के तौर पे मैंने भी दे रखे हैं क्वेश्चन, इसको भी आप बनाइए और बना के इसको चेक करिएगा तो शायद आपको और स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको समझ पाइएगा। ये आप स्लोप ऑफ टेंजेंट पे दे रखे हैं। तो इस तरह से आप लोग देखा ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन के साथ साथ पूरे डेरिवेशन चैप्टर का सबसे आखिरी अध्याय था और आप लोग को मैं हमेशा इसमें लेकर आया। खास करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन से आपके काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। उम्मीद रखते हैं कि इसमें 30 से 35 मार्क की क्वेश्चन आपको स्कोर हो जाएगा अगर आप इसको एक एक वीडियो को बड़ी सरसरी निगाह से देख सकते हैं। तो अपने और अपने दोस्तों में भी इसे काफ़ी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके गया गाइडेंस का फ़ायदा उठाएं। आप लोग के ये एक बहुत ही
अनूप समझिए कि बहुत विश्वसनीय पहल है जो हमारे गया जिला से एजुकेशन विभाग से इसको रखा गया है और ख़ास करके आप लोग के तक पहुंचने के लिए रखा गया है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक टू यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।